ठंड में गांव और शहरी बहू की रसोई। नंदिता जी की बहू गांव से थी। हर रोज की तरह कंचन ने उठते ही किचन की सफाई की, झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया और नहा धोकर अपने घर के मंदिर में पूजा की। पूजा करके उसने पूरे घर में आरती दी और अंत में किचन में गई, जहां पर उसने चूल्हे पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करी। फिर फ्रिज से सब्जियां निकालती है और उसे काटने लगती है। तभी प्रियंका आती है और कहती है, कंचन भाभी, आज आप खाने में क्या बना रही हो? प्रियंका, मैं दाल चावल और पकौड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ, साथ में थोड़ी दाल बना रही हूँ। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर दूं। अरे नहीं नहीं प्रियंका, मैं कर लूंगी। वैसे भी तुम्हें कॉलेज जाना है तो तुम उसकी तैयारी कर लो। प्रियंका कंचन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हो। अब कंचन आटा गूंथने लगती है। आटा गूंथने के बाद सबसे पहले वो किचन में बिखरी हुई चीजें उठाती है, गंदे बर्तन धोती है और किचन का स्टैंड साफ करती है। फिर वो कढ़ी और दाल डिश में निकाल कर टेबल पर लगा देती है और सभी से कहती है, चलिए आप लोग नाश्ता करने बैठ जाइए, मैं गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती हूँ। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और कंचन गरम रोटियां लाकर सभी को देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब कंचन के ससुर सौरभ कहते हैं, इस ठंड में तो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। बहू तू हमें गरम गरम खाना खिलाती है, ये देखकर तो मन खुश हो जाता है और ऊपर से ये मसाले वाली चाय, मजा आ जाता है। कंचन रसोई का काम खत्म करती है। फिर वो मशीन में कपड़े धोती है और उसे सुखाने के लिए छत पर ले जाती है। तभी पड़ोसन कांता उसे कपड़े फैलाता हुआ देख उससे कहती है, कंचन बहू, इतनी ठंडी हो रही है, मैं तो छत पर धूप सेकने आई थी, लेकिन तुमने इतनी जल्दी कपड़े भी धो लिए। हाँ कांता चाची, काम जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा होता है। वैसे भी काम करते समय ठंड नहीं लगती है। हाँ कंचन बहू सही कहती हो, जब मैं जवान थी तब मैं भी तुम्हारी तरह जल्दी जल्दी काम किया करती थी, लेकिन अब तो बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे ही काम करती हूँ। तभी कंचन की सास नंदिता भी धूप सेकने के लिए छत पर आ जाती है और कांता की बात सुनकर कहती है, अरे कांता, तू जैसी बातें कर रही है, इतनी भी बूढ़े नहीं हुए हैं हम। हाँ हाँ नंदिता, तू तो ऐसे कहेगी, तेरी बहू सारा काम कर लेती और तुझे आराम जो करने को मिलता है। अरे कांता, तो तेरा भी तो बेटा शादी के लायक हो गया है, तू भी बहू ले आना। वो लोग आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद कांता सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में आती है और सोफे पर बैठे अपने पति केशव से कहती है, अजी सुनते हैं, अब मुझसे इतना सारा घर का काम नहीं होता। पड़ोसन कांता की बहू सुबह सुबह ही घर का सारा काम कर लेती है। मैं सोच रही हूँ कि अब हम भी अपने बेटे रंजीत की शादी करके बहू ले आते हैं। हाँ हाँ कांता, तुम रंजीत के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। अगले दिन कांता सुबह सुबह किचन में खाना बना रही थी। तभी बाहर से कंचन आवाज देती है, कांता चाची, कहाँ हैं आप? हाँ हाँ कंचन बहू, किचन में हूँ, आ जाओ। अब कंचन रसोई में जाती है तो देखती है कि कांता खाना बना रही थी। कंचन अपने साथ लाए आलू के पराठे कांता को देते हुए कहती है, ये लीजिए चाची, आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे, आपके लिए लाई हूँ। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत जल्दी ही आलू के पराठे बना लिए। अभी तो सिर्फ सुबह के 9 बजे हैं। हाँ चाची, दरअसल आज मुझे घर के पर्दे चादर वगैरह बदल कर धोने हैं, इसीलिए मैंने काम जल्दी खत्म कर लिया। ठीक है चाची, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर कंचन चली जाती है और कांता अपने मन में सोचती है, कितनी अच्छी है कंचन, देखते ही देखते सारा काम चुटकियों में कर लेती। इतनी ठंड है लेकिन वो फिर भी आराम नहीं करती। मैं ऐसा करती हूँ कि जल्दी से बहू ले आती हूँ, मुझे भी नंदिता की तरह आराम मिलेगा। अगले दिन कांता पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी रंजीत के लिए अलग अलग लड़कियों के फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, बहन जी, ये सभी लड़कियां सुंदर होने के साथ साथ अच्छे घर से हैं। आप जिसे पसंद करेंगी मैं उसके घर रंजीत के रिश्ते की बात चलाऊंगा। तभी वहां पर रंजीत भी आ जाता है। कांता रंजीत से कहती है, अरे आ जाओ रंजीत, तुम्हारी लड़की देख रहे थे, इनमें से देखकर बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। माँ, मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है। अरे बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? किसी को तो पसंद करना पड़ेगा, आखिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है। दरअसल पिताजी, मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड निकिता को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अगर ऐसी बात है तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? जबरदस्ती हमें परेशान कर रहा है। माँ, मैं आपको बताने ही वाला था। अगले दिन सभी लोग निकिता के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। सभी लोग हॉल में बैठे थे। रसोई में निकिता की माँ शोभा पकौड़े बनाते हुए निकिता से कहती है, निकिता बेटा, घर का तो कोई काम तू करती नहीं है, कम से कम नाश्ता ही बना ले उन लोगों के लिए। ओ माँ, तुम्हें तो पता है कि मुझे काम वाम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाश्ता तुम ही बना लो, मैं पहुँचा दूंगी। अब शोभा नाश्ता बनाती है और निकिता नाश्ता लेकर मेहमानों के सामने जाती है। निकिता सभी को बहुत पसंद आती है और इस तरह निकिता और रंजीत का रिश्ता पक्का हो जाता है। निकिता और रंजीत की 2 महीने बाद शादी तय होती है। कांता सुबह सुबह रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी नंदिता वहां आती है और कहती है,
कांता बहन, अगर तुम्हारे घर में थोड़ा बेसन हो तो दे दो। आज हमारी बहू गर्मा गर्म पकौड़े बना रही है, जिसके लिए बेसन थोड़ा कम पड़ गया है। नंदिता, उस डब्बे में बेसन रखा है, ले जाओ। कांता बहन, इतनी सुबह सुबह तुम ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी? क्या करूं नंदिता बहन, करना ही पड़ता है। अरे कांता बहन, चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी बहू आ रही है ना, अब वो करेगी ये सब और तुम आराम करना। ये सुनकर कांता खुश हो जाती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और निकिता और रंजीत की धूमधाम से शादी हो जाती है। निकिता दुल्हन बनकर कांता के घर आ जाती है। अगली सुबह कांता जब सोकर उठती है तो अपने आप से कहती है, रोज रोज सुबह उठकर मुझे ठंड में घर के काम करने पड़ते थे, लेकिन आज तो मेरी बहू सुबह सुबह उठ गई होगी और अभी तक तो उसने नाश्ता भी बना लिया होगा। ये सोचकर कांता बहुत खुश होती है और वो ठंड की वजह से बिस्तर में ही बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद उनका बेटा रंजीत कमरे में आता है और कहता है, माँ, आज अभी तक आप कमरे में ही है, नाश्ता नहीं बना, मुझे ऑफिस जाना है। ये क्या कह रहा बेटा, निकिता ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? माँ, निकिता शहर की लड़की है, उसे देर तक सोने की आदत है और अभी तो ठंड का मौसम है, वो इतनी जल्दी कैसे उठ जाएगी। आप जाओ, जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। फिर कांता निकिता के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, निकिता बहू, 9 बज गए हैं, तू अब तक सो रही है, जल्दी से उठ जा। अपनी सास की आवाज सुनकर निकिता चौंक कर उठकर बैठ जाती है और कहती है, सॉरी माँ जी, मुझे समय का पता ही नहीं चला, ठंड इतनी है कि बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। कांता वहां से चली जाती है। निकिता बिस्तर से उठते ही शॉल ओढ़ते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, कितनी ठंड है यहाँ पर, इतनी ठंड में काम कैसे करूंगी मैं। निकिता नहा धोकर रसोई में जाती है तो देखती है कि बर्तन पड़े हुए थे। सबसे पहले निकिता बर्तन धोने के लिए नल चालू करती है। जैसे वो ठंडे पानी को हाथ लगाती है तो कांपते हुए अपने आप से कहती है, बाप रे बाप, ये पानी तो इतना ठंडा है, मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, बाद में सारे काम करूंगी। अब निकिता चाय बनाती है और दूसरी तरफ पानी गर्म करती है। फिर वो अपने सास ससुर को चाय देती है। तब निकिता की सास कहती है, निकिता बहू, चाय पीकर आंगन की सफाई कर लेना। जी माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर निकिता मन में सोचती है, चलो अच्छा है माँ जी, आंगन की सफाई करने के लिए कह रही है, इसी बहाने धूप में बैठने को मिल जाएगा, ठंड से तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। निकिता पहले उनके साथ बैठकर चाय पीती है और अब बाहर आंगन में जाकर आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। झाड़ू लगाने के बाद निकिता कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, हे भगवान, रसोई में जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, फिर अंदर जाऊंगी। अब निकिता धूप में बैठ जाती है। तभी नंदिता की बहू कंचन नहा धोकर बाहर बाल सुखाते हुए दिखाई देती है। निकिता कंचन को देखकर सोचती है, बाप रे, इसे ठंड नहीं लगती क्या? कंचन निकिता को बैठा देखती है तो वो कहती है, और निकिता भाभी कैसी हो? बस धूप सेक रही थी बैठकर, लगता है तुम्हारा सारा काम हो गया, इसीलिए फ्री होकर बैठी हो। निकिता कंचन की बात पर मुस्कुरा देती है। कंचन अंदर चली जाती है। इधर कांता निकिता के पास आती है और कहती है, अरे निकिता बहू, आंगन की सफाई हो गई क्या? जी माँ जी, मुझे ठंड लग रही थी तो मैं धूप में बैठ गई थी। अरे निकिता बहू, कितनी देर धूप में बैठेगी, भूख लग रही है, रसोई में जाओ, रसोई साफ करके खाना बना ले। जी माँ जी। अब निकिता रसोई में जाती है। पहले वो गंदे बर्तनों को साफ करती है और फिर रसोई में पोछा लगाती है, गैस साफ करती है। उसके बाद फ्रिज से सब्जियां निकाल कर काटती है और सब्जी में तड़का लगाकर बनाती है। फिर आटा निकालकर जैसे वो पानी डालकर गूंथती है तो उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं। निकिता कांपते हुए अपने आप से कहती है, बाप रे, आटा गूंथने में इतनी ठंड लगती है, मुझे तो पता ही नहीं था। निकिता आटा गूंथ कर रख देती है। फिर वो अपने आप से कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, सब्जी बनने में थोड़ा समय ऐसा करती हूँ कि तब तक मैं कंबल में जाकर बैठ जाती हूँ, मुझे थोड़ी गर्मी लगेगी तब मैं रोटी बना लूंगी। ऐसा कहकर निकिता अपने बेडरूम में जाती है और रजाई में घुसकर बैठ जाती है और वो टीवी चालू करके टीवी देखने लगती है। काफी देर हो जाती है। हॉल में बैठी कांता को कुछ जलने की गंध आती है। किचन में जाकर देखती है कि सब्जी पूरी जल गई है। पहले वो गैस बंद करती है, फिर बड़बड़ाते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब्जी तो पूरी जल गई। निकिता बहू कहाँ चली गई सब्जी को गैस पर छोड़कर? कांता गुस्से में निकिता के कमरे में आती है तो देखती है कि निकिता टीवी देख रही थी। उसे देखकर कांता कहती है, निकिता बहू, यहाँ तू कंबल में घुसी हुई है और वहाँ तेरी सारी सब्जी जल गई। सॉरी माँ जी, मैं तो सब्जी रखकर भूल ही गई थी। कांता निकिता को डांटने लगती है। तब निकिता रसोई में जाती है और फिर से फ्रिज खोलती है और उसमें से मेथी निकालती है। मेथी तोड़ती है और फिर मेथी आलू की सब्जी बनाती है। ऐसी 2 दिन बाद खाना तैयार होने के बाद निकिता सबके लिए खाना लगा देती है और फिर उसकी सास कहती है, बहू तू भी हमारे साथ खाना खा ले। माँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ऐसा करती हूँ कि मैं अपना खाना लेकर कमरे में जाती हूँ, बिस्तर पर बैठकर ही खा लूंगी। नहीं बहू, बिस्तर पर बैठकर खाना सही नहीं होता। लेकिन निकिता ठंड से कांप रही थी, इसलिए निकिता के ससुर केशव कहते हैं,
कांता, बहू को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए जाने दो। अब निकिता अपना खाना लेती है और अपने कमरे में चली जाती है और वो अपने कमरे में बैठकर ही खाना खाती है। निकिता खाना खाकर प्लेट रसोई में लाकर रखती है और गंदी रसोई को देखकर वो कहती है, हे भगवान, फिर मुझे रसोई साफ करनी पड़ेगी और बर्तन भी धोने पड़ेंगे। लेकिन मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ऐसा करती हूँ कि मैं छत पर जाकर धूप में बैठ जाती हूँ, 1 घंटे बाद सारा काम कर लूंगी। और यही सोचकर निकिता छत पर चली जाती है। निकिता छत पर बैठी धूप सेक रही थी, तभी वो देखती है कि सामने पड़ोस की छत पर कंचन की सास नंदिता पौधों को पानी दे रही थी। तभी कांता वहां आ जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तूने तो सारी रसोई गंदी छोड़ दी है। माँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊं, फिर जाकर रसोई साफ कर दूंगी। अब कांता भी निकिता के साथ छत पर बैठी धूप सेकने लगती है। तभी कांता देखती है कि नंदिता बाहर अपने पौधों में पानी डाल रही थी। तभी वहां कंचन आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने रात को दाल भिगो दी थी। ऐसा करती हूँ कि दाल पीसकर आज बड़े बना लेती हूँ। हाँ बहू, ठंड में गर्मा गर्म बड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखकर कांता निकिता से कहती है, देख रही हो निकिता बहू, कंचन ठंड के मौसम में भी कितनी फुर्तीली है। घर का सारा काम समय पर कर लेती और बार बार धूप भी नहीं सेकती। और एक तुम हो कि तुम्हें इतनी ठंड लगती है। क्या करूं माँ जी, मुझे बचपन से ही काम करने की आदत नहीं है और ठंड में तो मैं रजाई में ही घुसी रहती थी, यहाँ पर धूप में बैठी रहती थी। ठीक है, अब रसोई में जाकर रसोई को साफ कर लो। अब निकिता नीचे उतर आती है और उसे रसोई में जाकर नल चालू करके बर्तन धोने लगती है और कांप रही होती है। अरे निकिता, तुम बर्तन धोते हुए कांप क्यों रही हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। रंजीत हॉल में आता है और अपनी माँ और पिताजी से कहता है, माँ, निकिता को काम करते वक्त बहुत ठंडी लगती है। ऐसा करता हूँ कि आज उसे मार्केट से रूम हीटर और गीजर दिलाकर ले आता हूँ। हाँ बेटा, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात सोची, बहू को सहूलियत हो जाएगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी कंचन वहां पर एक प्लेट में कुछ दाल के बड़े लेकर आती है और कहती है, माँ जी, मैंने आज अपने हाथों से बड़े बनाए थे तो सोचा आपको भी दे आऊं। हाँ बहू, निकिता रसोई में है तो तू उसे जाकर ये दे आ। अब कंचन बड़े लेकर रसोई में जाती है तो देखती है कि निकिता गैस का स्टैंड साफ कर रही थी। कंचन उसे बड़े देते हुए कहती है, निकिता भाभी, आपका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं कंचन भाभी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं धूप में बैठने चली गई थी। वैसे एक बात समझ नहीं आती, आपको ठंड नहीं लगती क्या? आप सुबह सुबह घर का सारा काम कर लेती हो और धूप में भी नहीं बैठती हो। ऐसी बात नहीं है निकिता भाभी, मुझे भी ठंड लगती है, लेकिन हमारे गांव में माँ बचपन से ही हमें सुबह उठा देती थी और घर का सारा काम करवाती थी, इसीलिए मुझे काम करने की आदत है। गांव वाले कितनी आसानी से ठंड गुजार लेते हैं ना, और हम शहर वाले तो ठंड में बस कांपते ही रहते हैं। दोनों बहुएं बातें करते करते हंसने लगती हैं। शाम हो जाती है। रंजीत और निकिता मार्केट के लिए निकल जाते हैं। मार्केट पहुंचकर रंजीत एक रूम हीटर और एक गीजर लेकर घर आता है। अब रंजीत और निकिता रूम हीटर और गीजर को लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे वो कार से रूम हीटर और गीजर उतारते हैं, तभी कंचन और नंदिता अपने आंगन से देखती हैं। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। तब कंचन अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, पड़ोसियों के घर रूम हीटर और गीजर आए, क्यों ना हम अपने घर में भी रूम हीटर या गीजर लगवा ले? नहीं बहू, इन सब में करंट होता है, पता नहीं अगर हमें करंट लग गया तो। लेकिन माँ जी, आजकल तो रूम हीटर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। ठंड में गीजर और रूम हीटर लगाने से बड़ा ही आराम हो जाता है। मेरी सहेली के यहाँ पर भी लगा है। प्रियंका के कहने पर भी नंदिता उसकी बात टाल देती है। तो वहीं दूसरी तरफ रंजीत हॉल में रूम हीटर और किचन में गीजर लगा देता है, जिससे निकिता को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ देर बाद शाम को मोहल्ले की 2 औरतें नैना, प्रिया, कांता के पास आती हैं और आवाज लगाती हैं, हम किचन में हैं, यहीं आ जाओ। अब नैना और प्रिया किचन में जाती हैं तो देखती हैं कि निकिता रोटी बना रही थी और किचन बहुत ही बिखरा पड़ा हुआ था। साथ ही किचन के सारे डिब्बे और स्टैंड भी गंदा था। नैना कहती है, हमारे यहाँ कीर्तन है और हम आपको कीर्तन के लिए निमंत्रण देने आए हैं। हाँ नैना भाभी, हम जरूर आएंगे। फिर नैना और प्रिया दोनों वहां से चले जाते हैं। बाहर निकलकर नैना कहती है, प्रिया देखो तुमने कि निकिता भाभी ने किचन को कितना गंदा कर रखा है। वो साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। हाँ नैना, वो शहरी बहू है ना, ठंड थोड़ा ज्यादा लगती है। फिर दोनों हंस पड़ती हैं। अब दोनों नंदिता के घर पहुंचती हैं। नंदिता घर पर नहीं थी तो वो सीधे रसोई में चली गई, जहां कंचन रसोई के डिब्बे निकालकर धो रही थी। नैना कंचन से कहती है, अरे कंचन भाभी, आप तो ठंडी में इतने सारे डब्बे धो रही, ठंड नहीं लगती क्या आपको? ऐसी कोई बात नहीं है नैना भाभी, ठंड हो या गर्मी, घर का काम तो करना ही पड़ता है। नैना कंचन को कीर्तन में आने का निमंत्रण देती है और वहां से चली जाती है। बाहर निकलकर नैना प्रिया से कहती है, देखा तुमने प्रिया, दोनों पड़ोसी हैं लेकिन दोनों की बहू में कितना फर्क है। हाँ नैना, कंचन भाभी की रसोई तो इतनी साफ सुथरी है, कितना काम करती है वो। अगले दिन कांता निकिता के कमरे में जाती है तो देखती है कि निकिता कंबल में घुसी हुई। कांता निकिता से कहती है,
निकिता बहू, चलो हम दोनों कीर्तन में चलते हैं। नहीं माँ जी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, आप चली जाइए। अब कांता अकेली कीर्तन में पहुंच जाती है। सभी लोग बैठकर कीर्तन सुनते हैं। कीर्तन खत्म होते ही प्रसाद बढ़ता है। कांता को देखकर नंदिता, अरे कांता बहन, तुम अकेली आई हो, तुम्हारी बहू नहीं आई? नहीं नंदिता बहन, उसे ठंड ज्यादा लग रही थी इसीलिए वो नहीं आई। तभी वहाँ नैना आती है। कोई बात नहीं कांता चाची, कल प्रिया के बेटे का बर्थडे है, अपनी बहू को वहाँ जरूर लेकर आना आप। हाँ नैना, मैं जरूर लाऊंगी। अगले दिन कांता निकिता के पास जाती है तो देखती है कि निकिता खाना बना रही है। कांता कहती है, निकिता बहू, जल्दी जल्दी रसोई का काम खत्म कर लो, आज हमें प्रिया के बेटे के बर्थडे में जाना है। माँ जी, मुझे ठंड के मौसम में कहीं जाने का मन नहीं करता, आप चली जाइए। बहू, मैं कहीं जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी बहू क्यों नहीं आई और मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, तुम आज मेरे साथ चलना। कांता ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। निकिता जल्दी जल्दी रसोई साफ करती है और अपने आप से कहती है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर छत पर जाकर धूप में बैठ जाती हूँ, फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा तो शाम को मैं माँ जी के साथ बर्थडे में चली जाऊंगी। अब निकिता जल्दी से काम खत्म करती है और छत पर बैठकर धूप में जाकर बैठ जाती है और फोन चलाने लगती है। तभी कंचन अपनी छत पर कपड़े सुखाने आती है और निकिता को देखकर कहती है, निकिता भाभी, आज शाम को बर्थडे में चलोगी ना? हाँ हाँ कंचन भाभी, माँ जी ने मुझे कहा है चलने के लिए, मैं चलूंगी। शाम हो जाती है। निकिता और कंचन अपनी सास के साथ पार्टी में जाती हैं, जहां पहुंचकर निकिता अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, देखिए वहाँ आग जल रही है, ऐसा करती हूँ कि मैं वहाँ जाकर बैठ जाती हूँ। ऐसा कहकर निकिता आग के पास जाकर बैठ जाती है तो वही नंदिता पार्टी में सभी लोगों को अपनी बहू से मिलवाती और कंचन भी सभी से हंसकर बात करती है। पर निकिता को देखकर शोभा कहती है, क्या बात है कांता बहन, तुम्हारी बहू को इतनी ठंड लगती है, वो किसी से मिलजुल ही नहीं रही। अरे काकी, उनकी बहू शहर से आई है ना, शहरी लोगों के नखरे थोड़े ज्यादा होते हैं। ये सुनकर कांता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पार्टी खत्म होने के बाद कांता अपनी बहू के साथ घर आ जाती है, जहाँ पर केशव और रंजीत बैठे हुए थे। कांता उनसे निकिता की शिकायत करते हुए कहती है, पूरी पार्टी में ना ही निकिता बहू ने किसी से बात की और ना ही वो किसी से मिली, बस आग के पास बैठी रही है। हमारी पड़ोसन की बहू है, सब लोगों से मिल रही थी, सभी उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर निकिता को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, माँ जी, आप हमेशा मुझे कंपेयर कंचन से क्यों करती रहती है? कंचन गांव में पली बड़ी है, उसके जीवन का तरीका कुछ और है और मैं शहर में पली बड़ी हूँ, मेरे जीवन जीने का तरीका कुछ और है, हम दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। ऐसा कहकर निकिता अपने कमरे में चली जाती है। तब केशव कांता को समझाते हुए कहता है, कांता बहुत सच कह रही है और तुम भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन कंचन के ससुर सौरभ बैठे हुए नंदिता से कहते हैं, नंदिता, मेरे सीने में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तभी कंचन वहां पर चाय लेकर आ जाती है और ये सुनकर कहती है, बाबूजी, गैस हो गई होगी आपको, चिंता मत कीजिए, मैं आपको भी जीरे का पानी उबाल कर दे देती हूँ, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ जी, बहू सही कह रही है। थोड़ी देर बाद कंचन जीरे का पानी उबाल कर ले आती है और अपने ससुर को देते हुए कहती है, ये लीजिए बाबूजी, ये पानी पी लीजिए, आपको आराम आएगा। सौरभ जीरे का पानी पी लेता है और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। सौरभ के सीने में हल्का हल्का दर्द बना रहता है और कंचन उसे रोज जीरे का पानी देती है। फिर एक दिन कांता बिखरी रसोई में अपनी बहू से कहती है, निकिता बहू, आज वेज पुलाव बना ले, सब्जियां मैं ही काट दूंगी। जी माँ जी। अब निकिता फ्रिज से सब्जियां निकालकर अपनी सास को दे देती है। कांता हॉल में बैठी हुई टीवी देखते हुए सब्जियां काटने लगती है। निकिता रसोई में जाकर वेज पुलाव के लिए मसाले इकट्ठा करने लगती है। फिर निकिता वेज पुलाव बनाती है और टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब रंजीत कहता है, अरे वाह निकिता, आज तो तुमने बहुत ही टेस्टी वेज पुलाव बनाया है। बहू, थोड़ा वेज पुलाव पड़ोस में भी दिया। जी माँ जी। अब निकिता वेज पुलाव लेकर पड़ोस में पहुंचती है तो देखती है कि कंचन अपने ससुर को कुछ पीने के लिए दे रही है। ये देखकर निकिता वेज पुलाव देते हुए कहती है, अंकल, आप ये बाद में पीना, पहले ये गरम गरम वेज पुलाव खा लो। बेटा, इनके सीने में लगातार दर्द हो रहा है, शायद गैस की वजह से, इसीलिए पिछले एक हफ्ते जीरा पानी पिला रहे हैं। ये सुनकर निकिता चौंक जाती है और कहती है, आंटी, अंकल के सीने में एक हफ्ते से दर्द हो रहा है तो आप इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। भाभी, मैं भी माँ को यही कह रही थी। अरे बेटा, डॉक्टर के पास जाओ तो पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते, इसीलिए हमें तो घर का इलाज ही ठीक लगता है। अब निकिता अपने घर आ जाती है और अपने घर वालों को बैठाकर सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ जी, आप समझाइए ना उन लोगों को, ये हार्ट अटैक का दर्द भी हो सकता है, उन्हें डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हाँ हाँ बहू, मैं समझाऊंगी, लेकिन अभी तो तू बैठकर खाना खा ले। अब निकिता भी सभी के साथ बैठकर खाना खाती है। अगले दिन रंजीत कहता है, ठीक है निकिता, मैं चलता हूँ,
और हाँ, मैं कार छोड़कर जा रहा हूँ। आज शाम को तुम माँ और पिताजी के साथ कार से मार्केट ही आ जाना। हम रात का खाना बाहर ही खाएंगे। ऐसा कहकर रंजीत चला जाता है और रंजीत के जाने के थोड़ी देर बाद केशव भी किसी काम से चला जाता है। निकिता को ठंड लग रही थी, इसलिए वो भी धूप सेकने के लिए छत पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद निकिता अपनी छत से देखती है कि पड़ोसी के घर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। निकिता तेजी से सीढ़ियों से उतरती है, तब उसकी सास कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रही है? माँ जी, लगता है पड़ोस में कुछ हो गया, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अब कांता भी निकिता के पीछे भागकर पड़ोस में पहुंचती है। वो दोनों देखती हैं कि सौरभ फर्श पर पड़ा तड़प रहा है और नंदिता, कंचन और प्रियंका पास में खड़ी उसे आवाज देकर कह रही हैं, बाबूजी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आपको ऐसे क्यों तड़प रहे हैं? तभी नंदिता कंचन से कहती है, इनके हाथ पैर मलो। कंचन उनके हाथ पैर मलती है और नंदिता उनके हार्ट को अपने हाथों से जोर जोर से दबाने लगती है। थोड़ी ही देर में सौरभ तड़पना बंद कर देता है। तब निकिता कहती है, माँ जी, मैं कार निकालती हूँ, तब तक आप इन लोगों को बाहर लाओ, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। निकिता जल्दी से अपने घर आती है और कार की चाबी लेकर कार निकाल लेती है। तब तक नंदिता, कंचन और प्रियंका भी सौरभ को लेकर बाहर आ जाते हैं। सभी कार में बैठते हैं और निकिता उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचती है। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करता है। तब तक सौरभ का बेटा विशाल, केशव और रंजीत भी वहां आ चुके थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, देखिए, अच्छा हुआ आप इन्हें समय पर ले आए। दिल का दौरा पड़ा था, अगर आप इन्हें लाने में देर कर देते तो आज इनकी जान चली जाती। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब विशाल कहता है, निकिता भाभी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज निकिता भाभी ना होती तो शायद मेरे पिताजी की जान नहीं बच पाती। कोई बात नहीं विशाल भैया, अब आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। निकिता बहू, मैंने हमेशा ही सुना था कि शहर के लोग बहुत समझदार होते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से भी देख लिया। कांता चाची, आप बहुत खुश नसीब हैं। आपकी बहू काम में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वह समझदारी में मुझसे कहीं ज्यादा आगे है। ये सब सुनकर कांता बहुत खुश हो जाती है। कांता समझ चुकी थी कि उसकी बहू को भले ही ज्यादा ठंड लगती हो और वो काम कम करती हो, लेकिन उसमें दूसरी तरह की खूबियां भी है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। शाम को सभी घर लौट आते हैं। अगले दिन कांता रसोई में जाती है तो देखती है कि निकिता रसोई साफ कर रही थी। ये देखकर कांता कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी भी क्या है रसोई साफ करने की? बाहर हल्की हल्की धूप है, चल धूप में बैठते, फिर दोनों मिलकर रसोई साफ कर लेंगे। ये सुनकर निकिता बहुत खुश हो जाती है। अब निकिता और कांता दोनों अपने घर के आंगन में बैठ जाती हैं। तभी कांता देखती है कि पड़ोसी विशाल एक ऑटो में रखकर गीजर और रूम हीटर लाया है। फिर वो अपनी माँ को आवाज देते हुए कहता है, देखो माँ, तुम्हारे कहने पर मैं ये गीजर और हीटर ले आया हूँ। नंदिता बाहर आती है और कहती है, हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। अब इस रूम हीटर को हॉल में लगा देना और इस गीजर को किचन में लगा देना, ताकि मेरी बहू को भी ठंड में थोड़ी राहत मिल सके। माँ, अब तुम्हें करंट से डर नहीं लगता क्या? अरे बेटा, करंट ऐसे ही थोड़े लगता है। निकिता बहू ने बताया था कि ये सब चीजें हमारी सहूलियत के लिए होती हैं और ये बिल्कुल सुरक्षित हैं। तभी प्रियंका वहाँ आती है और कहती है, वो तो ठीक है माँ, लेकिन हमें तो रूम हीटर और गीजर इस्तेमाल करना ही नहीं आता। अरे बेटा, हमारे पड़ोसी है ना, वो सिखा देंगे हमें। पड़ोसियों की बात सुनकर कांता और निकिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। तब कांता आवाज देकर कहती है, हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी बहू आपको सब सिखा देगी। और इस तरह कांता अपनी बहू की पड़ोसन की बहू से तुलना नहीं करती और दोनों पड़ोसी मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए साथ में जीवन बिताते हैं।